Assalamu alaikum. My name is Dr. Amber Tariq and I am lecturer of DPT at Times Institute Multan. लास्ट टाइम हमने प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में कुछ टाइप ऑफ ड्रेसिंग्स पढ़ी थी कि कौन कौन सी ड्रेसिंग्स की टाइप्स होती हैं और फिर आपने एम्पुटेशन से पहले क्या क्या कैसे असेसमेंट करनी है, हिस्ट्री में क्या क्या पूछेंगे आप लोग, वूंड हीलिंग में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं या क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसको प्रमोट करते हैं। तो उसमें जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग्स पढ़ी थी उसमें आपके पास आ जाती हैं सॉफ्ट ड्रेसिंग्स आ जाती हैं, रिजिड ड्रेसिंग्स आ जाती हैं जिसमें आपके पास श्रिंकर सॉक्स, रिमूवेबल रिजिड ड्रेसिंग्स आ जाती हैं, एयर स्प्लिंट्स आ जाते हैं, सिलिकॉन लाइनर्स आ जाते हैं और लास्ट में आपके पास आ जाता है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोस्थेसिस। तो ये क्या होता है कि इसमें ना एक सॉकेट बना दिया जाता है जिसको आप कह लें कि सेम साइज़ का होता है एज़ कम्पेयर, अगर आप प्लास्टर की बात करें तो जैसे प्लास्टर होता है उसी शेप का आपके पास एक हैंगिंग टाइप जो है वो आप कह लें कि सॉकेट की फॉर्म में, मतलब कि अगर आपने प्रोस्थेसिस लगाना है तो ये इस तरह प्लास्टर की फॉर्म में इस तरह से होगा और साथ इसमें आपको पाइलॉन जो है पाइलॉन मिलेगा और पाइलॉन के साथ आपको एक फुट सपोर्ट मिलेगा। तो पाइलॉन क्या होता है? पाइलॉन ये जो आपके मोबाइल नेटवर्क्स के टावर्स वगैरह होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के टावर्स आप देखते हैं तो उनकी जो शेप होती है जिस तरह की इस तरह से उसकी शेप होती है, तो इस तरह की जो है वो टावर लाइक अपीयरेंस उसकी होती है, फिजिकल अपीयरेंस आपके इमीडिएट पोस्ट ऑफ प्रोस्थेसिस के। और साथ आपको इसमें मिलता है रिजिड ड्रेसिंग का कॉम्बिनेशन इसमें मिलता है और फुट सपोर्ट मिलता है इसमें। अब इसमें हम क्या क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? सबसे पहले तो आपने पेशेंट्स को ना इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी होती है इमीडिएट पोस्ट ऑफ प्रोस्थेसिस जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं या लगाते हैं किसी पेशेंट को कि आपने वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ जो करनी है उसमें आप लेस देन 25 पाउंड्स का वेट जो है वो आप मतलब उससे कम वेट पे ही आपने एक्सरसाइजेज करनी है। उसके बाद वॉकिंग स्टैंडिंग आप उसको जो है वो कह सकते हैं फर्स्ट फ्यू वीक्स में स्टैंडिंग उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, टेक्निक ट्रीटमेंट में वॉकिंग जो है इनकरेज करेंगे। उसके बाद जो है पेशेंट्स एबिलिटी आप देखेंगे कि उसमें अगर वेट बेयरिंग रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, अच्छा इसमें वेट बेयरिंग मतलब कि अगर वो वेट ज़्यादा नहीं डाल पा रहा, कोई एक्टिविटी करते हुए वॉक नहीं कर पा रहा, तो आप सिटिंग में ही उसको कोई ROMs वगैरह करने के लिए रिकमेंड कर देंगे। और अगर वेट बेयरिंग एक्टिविटी करने में उसको इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि प्रोस्थेसिस जो है वो कोई हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसको इसमें मतलब टीच करेंगे कि वो किस तरह से उसको रिमूव कर सकता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज और बाद में किस तरह से उसको उसने दोबारा अप्लाई करना है। फिर उसके बाद वेट बेयरिंग जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपने 1 to मतलब फ्रॉम सिंपल एक्सरसाइजेज टू कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज आपने मूव करना होता है। शुरू में आप जो है सिंपल एक्सरसाइजेज करें रिकमेंड करेंगे, जैसे स्टैंडिंग है, वॉकिंग है, मतलब स्लाइड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज आप उसको रिकमेंड करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप 1 to 3 वीक्स के अंदर अंदर वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज तक प्रोग्रेस करेंगे। फिर उसके बाद जो है कस्टम मोल्डेड प्रोस्थेसिस इसमें होते हैं। जैसे ही जो है वो फुल वेट बेयरिंग अचीव कर लेगा पेशेंट 1 to 3 वीक्स के अंदर जब वेट बेयरिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा, उसके बाद आप जो है ये वाला रिमूव करके प्रोस्थेसिस, ये टेम्प्रेरी प्रोस्थेसिस होता है तो आप कस्टम मेड या जो है एडवांस प्रोस्थेसिस वहाँ पे लगा देंगे। उसको जो है वो 24 आवर्स अ डे जो है वो मतलब आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि वो अप्लाई करके रखें, लेकिन इसमें वूंड इंस्पेक्शन और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज के दौरान जो है वो आप उसको कहेंगे कि रिमूव कर ले। वूंड इंस्पेक्शन को क्यों मतलब आपने देखते हैं, एक तो ये कि ये ना हो ड्यूरिंग वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज वो जो है प्रोस्थेसिस वो उस पर प्रेशर क्रिएट करे या फोर्स क्रिएट करे जिसकी वजह से वहाँ पे कोई सोर या वूंड वगैरह डेवलप हो जाए, तो वहाँ पे आपने उसको ये रिकमेंड करना है कि वो रिमूव करे ड्यूरिंग वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रेशर एक जो है वो प्रोस्थेसिस की वजह से स्किन के सरफेस पे जा रहा हो। उसके अलावा इसमें कुछ एडवांटेजेस आ जाती हैं इसकी और डिसएडवांटेजेस। ये जो है इसकी एडवांटेजेस में आपके पास आ जाता है ये 3 पॉइंट स्टैंडिंग में जो है वो हेल्प करता है या आप कह लें बैलेंस स्टैंडिंग में हेल्प करता है। उसके अलावा जो है इसमें आपके पास आ जाता है ये कौन कौन सी कंडीशंस में यूज़ किया ये कौन कौन सी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिनमें प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट वाले पेशेंट्स में किया जा सकता है, जैसे वीकनेस है और जॉइंट स्टिफनेस है। फिर आपके पास फॉलिंग और इंजरिंग द एम्पुटेशन लिम्ब वाइल ट्रांसफरिंग और वॉकिंग इज़ लेस लाइकली, मतलब कि इसमें आपने ना वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस पे जब पेशेंट को लेकर आना है तो आपने उसको फॉल कैसे उसने प्रिवेंट करना है अपने अंदर, मतलब फॉल की जो है चांसेस को कैसे वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं जिससे मज़ीद इंजरी ना हो सके, और साथ आपने उसको जो है बेड ट्रांसफ़र्स वगैरह या व्हील चेयर ट्रांसफ़र जो हैं
ट्रेन करवाना है उसको उसमें। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कि जो इमीडिएट पोस्ट ऑप प्रोस्थेसिस है ये ब्रिज का काम करता है फ्रॉम सर्जरी टू द डेफिनेटिव या एक्चुअल प्रोस्थेसिस। उसके बाद जो है ये दोनों लेग्स का इम्प्रूव करता है ओवरऑल फंक्शन। फिर आपके पास इसकी डिसएडवांटेजेस आ जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट जो है वो स्किन पे या लिम्ब पे जो है वो डाल सकता है, उससे क्या होगा वो सर्जिकल वूंड जो है वो ओपन हो सकता है या स्किन ब्रेकडाउन कॉज हो सकता है। फिर उसके बाद अगर हम डिसीजन मेकिंग देखें कि आपने ये जो है वो अप्लाई करना किन पेशेंट्स पे है किन पे नहीं, तो उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है हिस्ट्री लेंगे आप, जिसमें आप फिज़िकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन देखेंगे पेशेंट की, असेसमेंट करेंगे। उसके बाद वॉकिंग जो है विलिंग एंड एबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। अगर ये सारा कुछ देखने के बाद वो विलिंग है वॉलेंट्रीली आपकी इंस्ट्रक्शन सुन के उसको फॉलो करने के लिए, तो आगे आपके पास इसमें दो ऑप्शंस आ जाएंगे, एक आपके पास येस इफ़ ही सेज येस और एक आपके पास आ जाएगा नो का ऑप्शन। तो अगर वो आपको कहेगा कि वो आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो करेगा तो हीलिंग पोटेंशियल जो है फॉलो करने के बाद हीलिंग जो है वो उसमें नॉर्मल मिलेगी आपको, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है हीलिंग प्रमोट होगी। देन आपके पास हीलिंग पोटेंशियल अगर नॉर्मल होगा तो एम्बुलेशन पोटेंशियल नॉर्मल मिलेगा आपको, मतलब मोबिलिटी उसकी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव या प्रमोट होगी। एम्बुलेशन पोटेंशियल नॉर्मल मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा कि इमीडिएट पोस्ट ऑफ प्रोस्थेसिस आप अप्लाई करेंगे, IPOP भी इसको कहते हैं, और इसमें आपके पास एयर स्प्लिंट भी एग्जांपल आ जाती है। देन अगर ही इज़ नॉट विलिंग एंड एबल टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, तो उसमें क्या होगा कि आप कौन कौन सी तरह की रिजिड ड्रेसिंग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके पास रिमूवेबल रिजिड ड्रेसिंग भी आ सकती है, ऊना ड्रेसिंग भी अप्लाई कर सकते हैं और श्रिंकर सॉक भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास हीलिंग नॉर्मल नहीं है तो आपने क्या करना है कि ऊना ड्रेसिंग अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर आप सिलिकॉन लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं। देन अगर एम्बुलेशन पोटेंशियल नॉर्मल नहीं है, मोबिलिटी उसकी नॉर्मल नहीं है, तो वहाँ पे आप रिमूवेबल रिजिड ड्रेसिंग, ऊना एंड सिलिकॉन तीनों यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाती है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें आपने किस तरह से ये डिसाइड करना है कि आपने वेदर इस पेशेंट को इमीडिएट पोस्ट ऑफ प्रोस्थेसिस लगाना है या कोई और दूसरी टाइप की ड्रेसिंग अप्लाई करनी है। फिर आपके पास इसमें आ जाता है कि क्या क्या जो हैं इसकी रिसोर्सेज कौन कौन सी कंपनी से मिल सकता है, कौन कौन सी कंपनीज इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं इमीडिएट पोस्ट ऑफ प्रोस्थेसिस की। उसमें सीटल सिस्टम आ जाता है, जिसमें आपके पास है एयरकास्ट है, फ्लोटेक इंक है, तो यहाँ से आपको जो है इमीडिएट पोस्ट ऑफ प्रोस्थेसिस मिल सकता है। देन आपके पास जो है पोस्ट ऑपरेटिव प्रोस्थेसिस लगाने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। सबसे पहला तो है मेन कंसर्न आपका पेन, कि आपने पेन को किस तरह से मैनेज करना है। तो पेन जो है वो आपकी एसेंशियल पार्ट है अर्ली मैनेजमेंट का, और इसमें आपके पास दो तरह की पेन आ जाती है, एक होती है आपके पास लोकल पेन या एक्चुअल पेन, एक आपके पास होती है फैंटम पेन। फैंटम पेन एक ऐसी पेन है जो मिसिंग पार्ट्स की सेंसेशन को फील करना जो कि वहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है, या फॉल्स पेन आप कह रहे हैं तो उसको आप फैंटम पेन कहते हैं। फिर आपके पास आ जाती है जॉइंट एक्सकर्शन, कि पेन को मैनेज करने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला है जॉइंट एक्सकर्शन। एक्सकर्शन का मतलब होता है फुल लेंथ अचीव करना या फुल रेंज अचीव करना। तो जॉइंट एक्सकर्शन मतलब कि जॉइंट की कोई भी मूवमेंट जो है वो थ्रू आउट द फुल रेंज परफॉर्म करना ईजीली या कन्वीनियंटली, उसको आप जॉइंट एक्सकर्शन कहते हैं। इसमें ये आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो एम्प्यूटेटेड जो लिम्ब आपका होगा, जहाँ पे आपने POP लगाया या पोस्ट ऑफ प्रोस्थेसिस लगाया है, तो उसकी कॉन्ट्रालेटरल या सराउंडिंग जो लिम्ब है दूसरी, उसकी भी आपने जॉइंट रेंज ऑफ मोशन जो है वो नॉर्मल, मतलब उसकी भी ROM आप करवाएंगे, ताकि उसकी ये ना हो कि उसमें वीकनेस डेवलप हो जाए उसको यूज़ ना करने की वजह से।
फिर उसके बाद है कि जो नियरेस्ट जॉइंट होता है उसमें कॉन्ट्रैक्चर डेवलप, मतलब सराउंडिंग जॉइंट जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो सकता है। जहाँ पे एम्पूटेशन हुई है, फॉर एग्जांपल आपकी हुई है एम्पूटेशन नी के लेवल पे, तो आपका जो है हिप जॉइंट या आपका कह लें कि हैमस्ट्रिंग्स या क्वाड्रिसेप्स में जो है कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो सकता है। क्यों? क्योंकि वीकनेस की वजह से वो लिमिटेड एक्टिविटी है, मूवमेंट लिमिटेड है, ROM जो है वो लिमिटेड है, उस वजह से वो जो है कम यूज़ कर रहा है लिम्ब को, तो उस वजह से कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो सकता है। मोस्ट कॉमन जो है आपके पास फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर होता है। उसके बाद फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर को जो है वो आप किस तरह से जो है वो ट्रीट कर सकते हैं कि आप उसमें क्या करेंगे कि नी फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर को रिमूव करने के लिए या मिनिमाइज़ करने के लिए आप जो है वहाँ पे स्ट्रेचिंग करवाएंगे। स्ट्रेचिंग करवाने के बाद आप क्या करेंगे कि आपने देखना है ऑप्टिमल या नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन जो है वो अचीव आपने करनी है फुली, और उसको रिस्टोर करना है टूवर्ड्स नॉर्मल। देन आपके पास आ जाता है पोजिशनिंग। सेकेंड है आपके पास पोजिशनिंग। पोजिशनिंग में आपने क्या करना है, स्टैटिक पोजिशनिंग है, उसमें आपने मेंटेन करनी है फुल मसल लेंथ और कोई भी जॉइंट रेंज जो है उसको अचीव करना है, फुल रेंज को या नॉर्मल रेंज को। उसमें आपके पास आ जाते हैं पोजिशनिंग में आपने फोकस जो है मेन वो करना है हिप एक्सटेंशन, एडक्शन और नी एक्सटेंशन पे। और ये जो है हिप एडक्शन, एक्सटेंशन और नी एक्सटेंशन जो है वो इमीडिएटली ये वो एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे मतलब जो ना करने की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो सकता है, तो आपने आफ्टर सर्जरी फ़ौरन जो है वो उसके ट्रीटमेंट में ये इम्प्लीमेंट कर देनी है ये ROMs। उसके अलावा इसमें आ जाता है कि जब पेशेंट बेड रिडन होता है या बेड पे होता है आफ्टर सर्जरी, तो हिप्स जो हैं वो शुड बी इन एडक्टेड पोजीशन। और उसके अलावा पिलोज़ जो हैं वो सपोर्ट के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, ताकि पिलोज़ जो हैं वो आप लेटरली सुपाइन में अगर पेशेंट लेता है तो आप दोनों टांगों की लेटरल साइड पे या आउटवर्ड साइड पे जो है वो पिलोज़ रख दें और वो थोड़ा सा जो है वो लेग के नीचे कर दें, ताकि उससे क्या हो, हिप एडक्टेड पोजीशन में रहे। उससे एक तो आपके कॉन्ट्रैक्चर डेवलप नहीं होंगे, दूसरा आपके पास जो है पोजीशनिंग से क्या होगा कि बेड सोर्स या प्रेशर सोर्स जो हैं वो मिनिमाइज़ उनका रिस्क हो जाएगा। उसके बाद अगर टॉलरेट हो, मतलब आप स्पाइन के अलावा प्रोन पोजीशन में भी लिटाने का रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट को कि एटलीस्ट 20 मिनट्स इन अ डे जो है वो प्रोन पोजीशन में भी लेटे। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हिप फ्लेक्सर लेंथ जो है वो मेनटेन रहती है, उसकी फुल लेंथ। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि अगर सिटिंग में आपने एडक्शन में रखना है हिप को, तो वो किस तरह से रखना है, आप टॉवल रोल करके दोनों लेग्स के साइड्स पे, आउटवर्ड साइड पे जो है वो रख दें, ताकि जो है हिप वो आपका एडक्टेड पोजीशन में रहे। उसके अलावा है थर्ड आपके पास आ जाता है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन में आपने क्या करना है कि रिजिड ड्रेसिंग, ऊना ड्रेसिंग या एयर स्प्लिंट लगा के तो नी जॉइंट को जो है अगर ट्रांसटिबियल या ट्रांसफेमरल जो है एम्पूटेशन है तो उसमें आपने नी को फुल एक्सटेंशन पोजीशन में करके तो आपने इमोबिलाइज कर देना है। फिर उसके बाद उसको एक्सरसाइज के टाइम जो है वो रिमूव कर दें और उसके बाद एक्सरसाइज के बाद दोबारा आप लगा लें। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, ऑर्थोसिस प्रोटेक्ट करेगा लिम्ब फ्रॉम एनी फर्दर या फ्यूचर ट्रॉमा ड्यूरिंग एनी ट्रांसफ़र और व्हीलचेयर यूज़। उसके बाद आपके पास आ जाती है मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी में आप सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। स्किन ग्राफ्ट अगर हुआ होगा वहाँ पे तो ट्रॉमा या सर्जिकल हार्वेस्टिंग जो है वो क्या कर सकती है कि वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, तो उसको जो है वहाँ पे रिस्टोर करनी चाहिए टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब जहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग हुई होगी या फिर जहाँ पे इंसिजन का वूंड होगा वहाँ पे आपने जो है ROMs, उसको जेंटल ROMs करवाते रहना है, ताकि उसकी जो है इमोबिलाइजेशन की वजह से ज़्यादा वो कंडीशन ख़राब ना हो जाए। फिर आपके पास आ जाती है स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथनिंग में आपने क्या करना है कि सिंपल ROM एक्सरसाइजेज डिफरेंट जॉइंट्स की और सराउंडिंग जॉइंट्स की करवानी है टू मिनिमाइज एट्रोफी एंड लॉस ऑफ न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता पहले तो आपने एट्रोफी को, पेन को मिनिमाइज करना है, फिर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल को आप मिनिमाइज करेंगे या आप उसको प्रमोट करेंगे। देन आपने आना है वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज पे या स्ट्रेंथ की तरफ, स्ट्रेंथ को फोकस करेंगे। उसके बाद सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आएंगे। अब जैसे आपने इसमें आइसोलेटेड मूवमेंट्स करवा सकते हैं, जैसे इसमें आप स्ट्रेंथनिंग के लिए ओपन चेन और क्लोज चेन एक्सरसाइजेस करवाएंगे।
ओपन चेन एक्सरसाइजेज कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं? ओपन चेन एक्सरसाइजेज वो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आप जो है हैंड या फुट को फिक्स कर दें और बाकी जो है पार्ट आप उसको मूव कर रहे हो, और आपके पास जो क्लोज चेन है उसमें वो जो है आपका हैंड या फुट या डिस्टल जो है पार्ट वो फ्री टू मूव होता है। क्लोज चेन में आपके पास आ जाती हैं स्क्वाट्स आ जाते हैं, लंजेस आ जाते हैं, लेग प्रेस आ जाती है। उसके अलावा आपके पास आ जाता है फिर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। स्ट्रेंथनिंग में आप कौन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज भी करवा सकते हैं। अब हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है ना, तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज करवाएंगे। इसमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन जो है आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी अगेंस्ट रेजिस्टेंस। उसके अलावा सिंपल मसल सेटिंग करवाएंगे। इसमें आप जो है न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी अचीव करवाएंगे या पोस्ट ऑपरेटिव और एट्रोफी को मिनिमाइज़ करने के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज करवाएंगे। इसमें क्या है कि इसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज में ग्लूटियस मीडियस या मैक्सिमस की आप किस तरह से करवा सकते हैं कि आप व्हील चेयर पर एक पेशेंट बैठा है तो आप उसको 1-2 टावल रोल करके थाइस के नीचे रख दें और उसको कहें कि आपने नीचे की तरफ अपनी लेग को प्रेस करना है। जब नीचे की तरफ वो लेग को प्रेस करेगा तो उससे क्या होगा, स्क्वीज़ वाली एक मूवमेंट प्रोड्यूस होगी और आपकी ग्लूटियस मीडियस और मैक्सिमस की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी। तो इस तरह से जो है आप आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो करवा सकते हैं और इसमें भी पिलो भी आप प्लेस कर सकते हैं अंडर द हिप। देन आपके पास आ जाती है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के बाद आपके पास है एक्टिव ROM। एक्टिव ROM में आपके पास डिफरेंट एक्सरसाइजेज आ सकती हैं। सबसे पहले आपके पास है सिंपल एक्टिव एक्सरसाइजेज जिसमें आप सिटिंग में एंकल पम्प्स कह सकते हैं उसको करने के लिए, या सुपाइन में है तो आप उसको सिंपल स्ट्रेट लेग रेज रिकमेंड कर सकते हैं। फिर आपके पास आ जाती हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज। अगर पेशेंट जो है वो फुली एक्टिव एक्सरसाइजेज कंप्लीट जो है वो कर लेता है या मतलब फुल जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर लेता है जैसे इंस्ट्रक्शंस थेरेपिस्ट उसको देता है विदाउट एनी असिस्टेंस, तो आप उसको रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज पे ले जाएंगे। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज में क्या करेंगे कि आप या तो मैनुअली रेजिस्टेंस थेरेपिस्ट खुद से हाथ से दे सकता है या कफ वेट्स लगा दिए जा सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज में एग्जांपल आपको देती हूँ कि सिंपल स्ट्रेट लेग रेस करवाना है तो आप जो है वेट 1 kg का वेट जो है वो उसकी एंकल जॉइंट के पास जो है वो लगा दें और फिर उसको कहें कि स्ट्रेट लेग रेस परफॉर्म करें। तो इस तरह से रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाती हैं आपके पास क्लोज चेन काइनेटिक एक्सरसाइजेस। अब क्लोज चेन काइनेटिक एक्सरसाइजेज में क्या करेंगे कि आप पेशेंट को परफॉर्म करवाएंगे रेपिटेटिव एक्सरसाइजेज, मतलब 3 सेट्स में आप एक्सरसाइज को डिवाइड कर दें या आप मतलब डिफरेंट इंटरवल्स पे एक दिन में उसको कहें कि सुबह के टाइम आपने 10 सेट मतलब करने, एक एक्सरसाइज को रिपीट करना है 10 टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी, फिर आपने दोपहर को लंच से पहले करनी है, फिर रात को आपने करनी है सोने से पहले। तो इस तरह आप उसको वेट बेयरिंग जो है वो टॉलरेंस उसकी प्रमोट कर रहे हैं और फिर आपने उसको जो है एक्सरसाइज के बाद आपने किस तरह से उसकी वूंड को या आपने लिम्ब को जो है वो प्रोटेक्ट करना है विद द यूज़ ऑफ प्रोस्थेसिस या ड्रेसिंग। उसके बाद आप हैं ये क्या करवाता है क्लोज चेन बेसिकली क्या करवाती हैं काइनेटिक एक्सरसाइजेज, ये करवाती हैं को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनहिबिटेड मसल, जो कि वीकेंड या इनहिबिटेड मसल्स होते हैं या पैरालाइज्ड मसल्स होते हैं, ये उनकी भी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टिमुलेट करवाती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं रिकम्बेंट क्लोज चेन एक्सरसाइजेज। उसमें आपके पास डिफरेंट हैं। सबसे पहले हिप एक्सटेंशन। हिप एक्सटेंशन की बात करें तो इसमें ये होता है कि सुपाइन पेशेंट की पोजीशन है, सिंपल आपने जो है हिप और थाई के नीचे जो है वो टॉवल रख दिया और उसको कहेंगे स्क्वीज़ करें। तो स्क्वीज़ करने से क्या होगा कि उसका जो टो है वो ऐसे उठ जाएगा आपके काउच से, प्लेन से या मैट पे अगर कर रहा है तो वो ये आपकी है हिप एक्सटेंशन। फिर उसके बाद रिकम्बेंट क्लोज चेन एक्सरसाइज में हिप एबडक्शन आ जाती है। इसमें क्या करेंगे साइड लाइन होगी पेशेंट की पोजीशन और एक बॉल्स्टर या पिलो रख दिया जाता है साइड पे। इसमें क्या होता है कि साइड लाइन में लेटा होगा, जो अफेक्टेड लिम्ब है वो नीचे की तरफ या एम्पुटेटेड लिम्ब जो है वो नीचे की तरफ मतलब आपके काउच को टच कर रही है और जो आपकी नॉर्मल लिम्ब है वो ऊपर की तरफ होगी। तो आपने बॉल्स्टर क्या होता है एक लॉन्ग थिक पिलो होता है या फिर आप उसकी जगह कोई टॉवल यूज़ कर लें, वो अफेक्टेड लिम्ब के नीचे रखेंगे और उसको कहेंगे इसको स्क्वीज़ करें नीचे की तरफ। स्क्वीज़ जब करेगा तो उसकी जो है ऑटोमेटिकली एडक्शन
एबडक्शन परफॉर्म होगी और उसमें ये होगा कि ग्लूटियस मैक्सिमस और मीडियस जो है वो फोकस हो रहा होता है। उसके बाद ये क्या होता है कि दूसरी इसको इस तरह कह सकते हैं कि उसको साउंड लिम्ब या गुड लिम्ब जो है उसको एलिवेट करने का कहा जाए, तो इस तरह से एबडक्शन परफॉर्म कर ले वो। उसके बाद आपके पास आ जाती है हिप एडक्शन, वो भी साइड लाइन पोजीशन में की जाती है, जिसमें ये होता है कि आपकी गुड लिम्ब या नॉर्मल लिम्ब जो है वो मैट या काउच की तरफ होती है और जो अफेक्टेड लिम्ब है वो ऊपर की तरफ होती है, और उसको कहते हैं कि अफेक्टेड लिम्ब को ऊपर की तरफ उठाए या ऐसे मतलब ऊपर की तरफ मूव करें, एबडक्शन एडक्शन परफॉर्म करें। और साथ आपके पास अच्छा जो आपकी नॉर्मल लिम्ब होगी वो स्लाइड हिप फ्लेक्शन और नी फ्लेक्शन में होगी, और उसके अलावा जो है जब वो उसको स्क्वीज़ करेगा नीचे की तरफ तो ऑटोमेटिकली एडक्शन में चली जाएगी उसकी लिम्ब। इससे क्या होगा, को कॉन्ट्रैक्शन होगी, साथ आपकी क्वाड्रेटस लंबोरम की और हिप एडक्टर मसल्स जो हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी आपको। फिर हिप फ्लेक्शन परफॉर्म करने का ये तरीका है कि उसमें पोजीशन आपकी प्रोन होगी पेशेंट की, और साथ आपकी जो एम्प्यूटेटेड लिम्ब है वो बॉल्स्टर उसके नीचे आप प्लेस कर देंगे, और साथ आपने क्या करना है कि टॉर्सो उसको कहना है कि हिप को फ्लेक्स करे जब तक कि उसका फुट जो है वो एलिवेट नहीं हो जाता या रेज नहीं हो जाता काउच से या मैट से। फिर आपके पास है पोस्ट ऑप प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन PNF टेक्निक्स। इसमें आपके पास फ्लेक्शन D1 फ्लेक्शन D2 फ्लेक्शन आ जाते हैं पैटर्न्स, और इसमें आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक और डीकम्बेंट क्लोज चेन एक्सरसाइज को स्ट्रेट प्लेन्स में जो है वो परफॉर्म करवाया जाता है टू फैसिलिटेट रीट्रेनिंग ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, और डायगोनल पैटर्न्स में जो है मूवमेंट्स करवाई जाती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है पेशेंट एज अ होल पर्सन। अब इस सारे चैप्टर का कंक्लूजन क्या है कि आपने पेशेंट को होलिस्टिक अप्रोच यूज़ करते हुए या इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करते हुए उसको एज अ होल जो है वो फोकस करना है। रिहेबिलिटेशन टीम जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और जो है उसकी साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट, इंटैक्ट लिम्ब को ट्रॉमा से फर्दर कैसे प्रिवेंट करना है, इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। देन उसके बाद जो है बाईपास ग्राफ्ट वाले पेशेंट में अच्छा कोमॉर्बिडिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं पेशेंट्स के साथ जिनकी एम्पुटेशन हुई हो, उसमें आपके पास आ सकता है बाय एम्पुटेशन में एंडार्टरेक्टमी एंडार्टरेक्टमी क्या होती है, एंडो स्टैंड्स फॉर हार्ट या कोरोनरी आर्टरी और टोमी का मतलब है सर्जिकल रिमूवल या कट करना। तो एंडार्टरेक्टमी का मतलब ये हुआ कि आप हार्ट की या कोरोनरी आर्टरी को सर्जिकली कट कर दें या रिमूव कर दें, लाइगेट कर दें, तो उसको आप कहते हैं उस कंडीशन को एंडार्टरेक्टमी। उसके बाद आपके पास इसमें आ जाती है एंजियोप्लास्टी आ जाती है और बाईपास ग्राफ्ट आ जाता है। एंजियोप्लास्टी और बाईपास ग्राफ्ट वाले पेशेंट्स में और इस कंडीशन वाले पेशेंट्स में जो है आप उसको एम्पुटेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते? क्योंकि जो है आप उसमें जो है अगर करेंगे तो उनकी दूसरी कॉमॉर्बिडिटीज़ को आप मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। फिर आपके पास आ जाती है फुट केयर। फुट केयर में आप उसको ये सिंपल जो है टेक्निक्स आप उसको बताएंगे कि आपने किस तरह से जो है अपनी फुट की केयर करनी है। अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसको फुट केयर के लिए ज़्यादा आप जो है इंस्ट्रक्शंस देंगे। टो के नेल्स जो हैं वो प्रॉपरली ट्रिम होने चाहिए, कट होने चाहिए, स्किन ड्राई रखनी है आपने। उसके अलावा फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें। वूंड की इंस्पेक्शन करते रहना है। वाइट सॉक्स जो है आप रिकमेंड कर सकते हैं एम्पुटेशन वाले पेशेंट्स में। वो क्यों वाइट सॉक्स रिकमेंड करते हैं? ताकि अगर वहाँ पे कोई वूंड जो है वो लीक होना शुरू हो जाए या उसमें से कोई पस या कुछ ब्लीडिंग हो तो वो वाइट सॉक पे स्टेन आ जाए, जिसकी वजह से आपको पता चल जाए कि यहाँ आपने उसको ट्रीट करना है। फिर फंक्शनल मोबिलिटी देखेंगे। फंक्शनल मोबिलिटी में आप उसको फंक्शनल एक्टिविटीज़ डिफरेंट करवाएंगे, जिसमें सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ट्रांसफर्स आप उसको ट्रेन करवाएंगे। फिर जनरल कंडीशनिंग में आप उसको ट्रांसफर सिखाएंगे कि उसने बेड से जो है लाइन से जो है सिटिंग में कैसे आना है, सिटिंग से स्टैंडिंग में किस तरह आना है, या सिटिंग से जो है उसने बेड से जो है व्हील चेयर पर किस तरह से ट्रांसफ़र होना है। तो उसकी एक टेक्निक होती है आपके पास आ जाती है। उसमें टेक्निक अच्छा उसमें टेक्निक का नाम मुझे अभी स्किप हो गया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या था। उसमें टेक्निक में ये होता है कि एक पेशेंट जो है काउच पे बैठा हुआ है और थेरेपिस्ट उसके आगे खड़ा होगा। थेरेपिस्ट क्या करेगा कि उसका ये है अफेक्टेड लिम्ब को वो जो है
उठाएगा और फ्लोर पे प्लेस करेगा। फ्लोर पे प्लेस करने के बाद क्या करेगा, उसको जो है मूव करेगा या रोटेट करेगा टुवर्ड्स द साइड अवे फ्रॉम द व्हील चेयर, उसको रोटेट कर देगा। और उसके बाद जो है थेरेपिस्ट उसको यहाँ से एक्जिला से जो है होल्ड करके सपोर्ट करके तो उसको स्टैंडिंग में लेकर आएगा और साथ ही उसको घुमा के जो है पिवट की फॉर्म में जो है वो उसको व्हील चेयर पर शिफ्ट कर देगा। अच्छा, इस टेक्निक का नाम है स्टैंड पिवट टेक्निक, जिसका लिंक यूट्यूब वीडियो का मैं आपको शेयर करूँगी कि ये किस तरह से स्टैंड पिवट टेक्निक परफॉर्म की जाती है। देन उसके बाद आप उसको ट्रांसफर्स में ट्रेनिंग दे सकते हैं। इमोशनल एडजस्टमेंट आपने किस तरह से करनी है, इमोशनल एडजस्टमेंट में साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। उसके बाद उसने किस तरह से जो है कोप अप करना है और अपनी डेली लाइफ जो है उसको अफेक्ट नहीं करना और अपनी सराउंडिंग्स में किस तरह से उसने एम्प्यूटेटेड लिम्ब के साथ एडजस्ट करना है खुद को। फिर रेडीनेस फॉर प्रोस्थेटिक फिटिंग, उसमें फ़िज़िकल स्टेटस का पता होना चाहिए। और 2-3 और पॉइंट्स हैं कि अगर जो है पेशेंट जो है इंश्योरेंस से करवा रहा है, प्रोस्थेसिस लगवा रहा है, तो आप देखें कि उसका जो है बजट आउट नहीं होना चाहिए। कि अगर उसके पास लिमिटेड इंश्योरेंस की वो हैं, मतलब कि सेटिंग्स के लिए कि वो आप उसको 6 सेटिंग्स में रिकमेंड कर रहे हैं लेकिन उसके पास 3 सेटिंग्स की इंश्योरेंस प्लान है, तो आप क्या करें, कोशिश करें कि उसको ड्यूरिंग सर्जरी ही जो है वो पीओपी या पोस्ट ऑप प्रोस्थेसिस जो है वो उसी में लगा दें, ताकि उसके सेशंस को मिनिमाइज़ करके आप उसके इंश्योरेंस प्लान को किसी ना किसी तरह उसमें एडजस्ट करें। फिर टीम अप्रोच है, आ जाता है कि टीम में मिलके काम करना चाहिए। उसमें जो है आपके पास आ जाता है एम्पावर स्मार्ट प्रोग्राम। स्मार्ट प्रोग्राम, अच्छा, इसमें क्या आ जाता है, स्मार्ट प्रोग्राम में आपने क्या करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को या क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करना है थ्रू प्रॉपर रूल ऑफ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कम्युनिकेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है। जो गोल्स हैं आप अचीव कर रहे हैं उनका ट्रैक रखना है, रिकॉर्ड रखना है और इस तरह से जो है ताकि आपको पता हो कि पेशेंट किस कंडीशन के साथ आपके पास आया था और अब उसकी कितनी बेटरमेंट या इम्प्रूवमेंट आपके ट्रीटमेंट देने के बाद आ गई है। तो ये हमारा सारा था आपका टॉपिक, चैप्टर नंबर 3 जो हमने पूरा आज कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा असेसमेंट किस तरह से की जाती है एम्प्यूटेटेड लिम्ब, मतलब जहाँ पे एम्प्यूटेशन परफॉर्म करनी है। असेसमेंट के बाद आपने देखा वुंड हीलिंग में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स उसको प्रमोट करते हैं। फिर कुछ टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग्स पढ़ी, जिसमें आपके पास सॉफ्ट ड्रेसिंग आपके पास आ जाती है, रिजिड ड्रेसिंग आ जाती है, ऊना ड्रेसिंग आ जाती है, एयर स्प्लिंटर्स आ जाते हैं, श्रिंकर सॉक्स आ जाती हैं, सिलिकॉन लाइनर्स हैं, इमीडिएट पोस्ट ऑप प्रोसेसेस है। फिर उसके बाद आपने इसमें पढ़ा कि पेन, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के बाद आपने क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, पेन हो सकती है, पेन को किस किस तरह से मैनेज आपने करना है। उसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज आ जाती हैं या टेक्निक्स आ जाती हैं, जिसमें आपके पास सॉफ्ट टिश्यू मैनुअल थेरेपी आ जाती है और आपके पास आ जाती है ओपन चेन एक्सरसाइजेज, क्लोज चेन एक्सरसाइजेज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज आपके पास आ जाती हैं और रिकम्बेंट क्लोज चेन एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। और आपके पास अलावा मोबिलाइजेशन आप करवा सकते हैं, जेंटल आरओएम्स करवा सकते हैं, पोजीशनिंग करवा सकते हैं। दैन आपके पास हमने इसमें पढ़ा कि कौन कौन सी जो हैं उसके बाद टीम अप्रोच हमने देखी, या पेशेंट एज अ होल जो है उसको किस तरह से हमने फोकस करना है, पेशेंट की कौन कौन सी जो है आपने चीज़ें जो हैं वो माइंड में रखनी है कि उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज़ करना है। देन उसमें हमने एम्पावर स्मार्ट प्रोग्राम का पढ़ा, उसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। फिर हमने कुछ टेक्निक्स पढ़ी कि किस तरह से आपने उसको ट्रांसफ़र टेक्निक्स पढ़ानी है या उसको किस तरह से आपने बेड टू व्हील चेयर या बेड टू लाइंग टू सिटिंग और सिटिंग टू स्टैंडिंग आपने किस तरह से लाना है और किन किन चीज़ों का उस टाइम उसने ख्याल रखना है, बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड और ये सारा कुछ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।